अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS 5 और 7 का लेसन 31 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 31 है कंट्रोल एडजस्टमेंट। कंट्रोल एडजस्टमेंट है क्या? बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना किसी भी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट ऑपरेशन को कंट्रोल करने को, तो हम कहेंगे कि हम उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कंट्रोल एडजस्टमेंट। इसमें आप कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक्सपेक्टेड पोटेंशियल बेनिफिट से ज़्यादा ना हो, कॉस्ट आप उस पर कंट्रोल रख सकते हो। अगर आप उसे अवॉइड करोगे तो आप उसे पोटेंशियल लॉस की तरफ चले जाओगे। आपको पोटेंशियल लॉस से बचने के लिए कंट्रोल एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आईटी गाइडलाइन अगर देखें सिक्योरिटी इश्यूज बाय IFAC स्टेट, तो आपके पास आता है कि डिफरेंट लेवल्स और टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो है उसमें अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन के अंदर अगर हम प्रॉपर हैंडलिंग देखें ना, तो हमारे सामने आता है वो लेवल की सिक्योरिटी चल रही होती है जो कि रिस्क को मिनिमाइज कर देती है। सिक्योरिटी लेवल और एसोसिएटेड कॉस्ट जो होती है ना, ये कंपेटेबल होती हैं। इनमें वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखती है सिक्योरिटी कॉस्ट इफेक्टिव को सिक्योरिटी कॉस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए। ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्हें हम क्रिटिकली अगर देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन एसेट्स आ गए, इसमें डिवाइसिंग सेफ गार्ड आ गया, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड आ गया, ऑप्टिमम बैलेंस आ गया। अब ये जो ऑप्टिमम बैलेंस होता है ये इसमें अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ब्रीच को रोकता है। इसमें हम करते क्या है कि हम सेफ गार्ड की तरफ चले जाते हैं। लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी देखिए तो आपके पास जी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर अगर हम देखें डिफरेंट लेवल्स पाए जाते हैं जिसमें आप अचीव कर सकते हो कंसिस्टेंसी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। इसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हो जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है वो करस्पॉन्ड करता है इंटीग्रेशन से ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके और IS को अलाउ करे कि वो खुद से आके उसमें सिक्योरिटी को इन्हांस कर सके। जैसे कि आपके ऑटो अपडेट्स चल रही होती है ना, वो सारा इसमें आ गया। अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम देखें तो सिक्योरिटी का इफेक्टिव बनाने के लिए, इम्पेरेटिव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली कम्युनिकेट कर दी जाए। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस को अप्रिशिएट अंदाज में बता रही होती हैं। उसमें हो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की। फिर आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। ये बात करता है डिज़ाइन की, रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइन के इम्प्लीमेंटेशन का, मैनेजमेंट का, वो रिव्यू कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज को, स्टैंडर्ड्स को मुहैया कर रहा होता है, प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स की तरफ जा रहा होता है। डेटा ओनर ये वो आदमी है जो कि डिटरमिन करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इस सेंसिटिविटी और क्लासिफिकेशन लेवल को देख के उसे मेंटेन करे, उसमें इंटीग्रिटी को देखे, डेटा की उसे एक्यूरेट फॉर्म में रखे। प्रोसेस ओनर जो होता है इसका काम ये होता है कि इंश्योर कराता है अप्रिशिएट सिक्योरिटी। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं और इसमें कंसिस्टेंट होते हैं हम। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, इसमें अगर हम देखें तो असिस्टिंग हम कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग यूजर्स। इसमें रिस्पॉन्सिबल किया जाता है प्रोसीजर्स को जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखा जा रहा होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जी, ये प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट अश्योरेंस मैनेजमेंट को। इसमें हम अगर देखें तो अप्रोशिएटनेस आगे सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन बेसिकली फाइनल फेज होती है। इसमें रिपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आया जाता है। इसमें रिकमेंडेशंस को देखा जा रहा होता है, रिव्यू किया जा रहा होता है। इसका क्रिटिकल पार्ट जो है वो ये है कि जो मैनेजमेंट है वो उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, इंपॉर्टेंस को एक्सपोजर आइडेंटिफाई कर पा रही है या नहीं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की, वो प्रूव करता है पॉसिबिलिटीज और बेनिफिट्स कि जिस चीज़ को उसने रेकमेंड किया उसका फ़ायदा क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फिर जी मीनिंग ऑफ थ्रेट आ गया। लेटर टर्म अगर हम बात करें तो वो ऐसे एक्सप्रेशन जो आपको इन्फ्लिक्ट करे पेन को, इंजरी को, ईवल को, पनिशमेंट को, इंडिक्शन को। थ्रेट जो है आजकल अगर हम देखें तो इसे इस तरह डिफाइन किया जाता है कि अनवांटेड इवेंट होता है जिसके नतीजे में आपके एसेट्स को हार्म होता है। थ्रेट जो होता है ये एक्सप्लॉइट किया जाता है एक या एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग।
फिर जी आपके पास आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। थ्रेट को जी उसके नेचर ऑफ थ्रेट के अकॉर्डिंग उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें एक्सीडेंटल नेचर आ गई, फोर्स मेजर्स आ गए, इसमें डेलिब्रेट इंटेंशनल एक्ट ऑफ हार्म आ गया, बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ थ्रेट आ गया। इसमें हम अगर हम बात करें तो इंटरनल थ्रेट्स भी आ जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स भी होते हैं। एक्सटर्नल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस आपको फेस करने पड़ते हैं। थ्रेट्स को बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में रखा गया था, फिजिकल थ्रेट्स और लॉजिकल थ्रेट्स। हम लास्ट लेक्चर में इस पर बात कर चुके थे। फिर भी हम देख लेते हैं कि फिजिकल थ्रेट्स वो थ्रेट्स होते हैं जिनमें आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि अब नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, जिनके बिहाफ पे अगर हम देखें ना तो फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया। इसकी वजह से आपके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज का सामना करना पड़ता है। लॉजिकल जो है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर और डेटा रिलेटेड होता है। इसमें फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गए, लॉजिकल इंट्रूजन्स हो गए। इसमें हम अगर रेफर करें तो लॉजिकल इंट्रूजन्स के अंदर हैकिंग को। फिजिकल थ्रेट्स की अगर हम देखें ना तो उसमें आपके पास आता है लाइक इसमें तो सिंपल ये बताया गया था कि डिजास्टर्स जो हम लोग लास्ट में देख चुके हैं, रीजनेबल मेजर्स को लिया जाता है ताकि अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को रोका जा सके। एनर्जी वेरिएशंस, इस पे अगर हम देखें तो हार्डवेयर को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा होता। लाइक इसमें सिंपल हम हार्डवेयर को डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते, बल्कि ऑपरेशन सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम दोनों को डिस्टर्ब किया जा रहा होता है। टोटल पावर जो नीड होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसे केयरफुली असेस किया जाता है, उसे प्रोवाइड किया जा रहा होता है। अगर पावर जो है वो लाइक ख़त्म हो जाए या उसको वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की तरफ चले जाए तो होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपग्रेड कर लेता है वोल्टेज कंट्रोल इक्विपमेंट को ताकि वो बच सके लॉस से। अब सर्जेस और स्पाइक्स क्या होते हैं? बेसिकली एनर्जी वेरिएशंस के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि सर्जेस हो गई, स्पाइक्स हो गए, सडन इंक्रीज इन पावर सप्लाई, एकदम बिजली का तेज आना। सैग्स और ब्राउन आउट, ये सडन डिक्रीज हो जाता है पावर सप्लाई, जैसे कि एकदम से बिजली लो हो जाती है। लाइक हम उसे कहेंगे कि ओके ब्लैक आउट, टोटल लॉस हो रहा होता है पावर का, पावर फेलियर्स का। इसमें देखें तो एकदम से लाइट का चला जाना, वापस ना आना, ब्लैक आउट हो गया, यानी पूरा पूरा एरिया शट डाउन हो गया। इसमें मुझसे रेमेडीज ली जाती है ताकि अवॉइड किया जा सके डैमेज जो कि पावर वेरिएशन से हो रहा होता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जैसे यूपीएस होते हैं यूज किए जा रहे होते हैं ताकि ये टर्निंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ना हो। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट ब्रेकर्स को यूज किया जा रहा होता है अनडिजायरेबल रिजल्ट्स को रोकने के लिए। इसमें अगर हम फर्दर देखें तो टोटल लॉस ऑफ पावर को ना देखते हुए डिज़ाइन को इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अगर ये सारा प्रॉब्लम अराइज हो भी जाए तो भी डोर्स जो हो वो डीएक्टिवेट हो जाए मैनुअली, स्टाफ जो हो वो मैनुअली एग्जिस्ट कर पाए, अलार्म और फायर एक्सचेंज सिस्टम जो है वो फेल ना हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जल्दी से हम लोग देखते हैं लेसन 32 को। जो चीज़ नहीं समझ आ रही मुझसे पता कर लें। अनऑथराइज्ड इंट्रूजन्स। अब इंट्रूजन्स जो होते हैं ये बेसिकली फिजिकल भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। फिजिकल इंट्रूजन्स की हम बात करें तो इंट्रूडर्स जो होते हैं वो फिजिकली इंटर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और स्टील करते हैं इन्फॉर्मेशन। लाइक उसमें हम देखें तो वो सबताज भी कर देते हैं। लाइक इंट्रूडर जो है फॉर एग्जांपल हम बात करें तो वो रिमूव करेगा हार्ड डिस्क को। लॉजिकल अगर हम लॉजिकल इंट्रूजन्स की बात करते हैं तो इंट्रूडर जो है वो बेसिकली अनऑथराइज एक्सेस चाहेगा सिस्टम के साथ, डैमेज करेगा, स्टील करेगा डेटा, इंस्टॉल करेगा बग या वायर टैपिंग, इसमें वो स्पाई करेगा कम्युनिकेशंस को जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रही हैं। अब जब हम बात करें फिजिकल एसेस वर्सेस लॉजिकल एसेस तो अब हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर अगर हम देखें फिजिकल टच इंटरेक्ट जो कंप्यूटर से हो रहा होता है उसमें नेटवर्क डिवाइसेस जो होती हैं वो फिजिकल एसेस के अंदर आ जाती हैं। लाइक आप फिजिकली उसे टच कर रहे हो, आप इंसर्ट कर रहे हो बूट डिस्क को मशीन के अंदर, बाईपास कर रहे हो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स को। फिजिकल एसेस जो होती है ये लोगों को इनेबल कर देती है कि वो इंस्टॉल करें अनऑथराइज्ड स्नूपिंग इक्विपमेंट जैसे कि की स्ट्रोक लॉगर हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेटा को, लाइक आप डेटा को असेस कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हो
ऑथेंटिकेशन उसकी देख रहे हो, ऑथराइजेशन देख रहे हो, ये सारा कुछ आपका इस सारे प्रोसेस के अंदर आ जाता है। अब हम लॉजिकल थ्रेड्स की बात करते हैं। जब हम डैमेज देखते हैं ना सॉफ्टवेयर या डेटा का, इसमें आपके पास फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती, फिजिकल डैमेज की जरूरत नहीं होती। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब डेटा जो होता है वो डैमेज हो जाता है। जब आप लाइक उसमें हार्डवेयर यूज करते हो रेंडर, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में, हुआ क्या कि आपका पूरा हार्डवेयर डैमेज हो गया, सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया, बग आ गए। अब ये कैसे आते हैं? इन्हें इंस्टॉल इस तरह किया जाता है कि ये करप्ट कर सके डेटा को। इन्हें क्रिएट सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्रिएट करता है बैड सेक्टर्स हार्ड ड्राइव के ऊपर, जो कि प्रेफरेबल रिमूवल होता है कंप्यूटर फ्रॉम द कंप्यूटर। एग्जाम्पल अगर लॉजिकल थ्रेड्स की देखें तो पेरोल डेटा हो गया, ड्राफ्ट कॉर्पोरेट बजट हो गया, जो कि हाई सेंसिटिव होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होती है उसे कंसिडर किया जाता है कि लॉजिकल थ्रेट है। अब जो बस पर्सन है जो टैप कर रहा है ना कम्युनिकेशन लाइन को, तो वो लाइक स्निफ अराउंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की, ट्रांसफर करेगा उनकी कम्युनिकेशन लाइन दूसरों की तरफ, तो ये उनके पास लॉजिकल थ्रेट्स ही के अंदर आया। वायरस वायरस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली वायरस जो है ये सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को। जैसे ही वायरस कोड लिखा जाता है तो वो क्या करता है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को बर्ड कर देता है। लाइक एक दफ़ा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, वायरस कोड जो है वो एक्टिवेट हो गया, उसने कॉपीज को अटैच कर लिया दूसरे प्रोग्राम्स की जितने भी सिस्टम के अंदर थे, तो हुआ क्या जो इन्फेक्टेड प्रोग्राम कॉपीज थी जिनके साथ वायरस था वो दूसरी प्रोग्राम की तरफ भी चले गए। तो इसमें व्यंजन लाइक जेंटल अगर हम देखें तो स्टार्टिंग उसकी जेंटल होती है, देन वो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है प्रोग्राम को ऑपरेट इनकरेक्टली और करप्ट करना शुरू कर देता है कंप्यूटर मेमोरी को। वायरस की अगर हम बात करें तो ये जेनेरिक टर्म है, याद रखें। वायरस एक जेनेरिक टर्म है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ मलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम सेंड किए जाते हैं। लाइक इसमें हम हो क्या रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्तलिफ प्रोग्राम सेंड हो रहे होते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि लिंक को क्लिक मत करें जिन लिंक्स को आप जानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करोगे ना आप वायरस को एक्टिवेट कर देते हो, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैक होना स्टार्ट हो जाता है। अटैकिंग टारगेट अगर देखें तो वायरस जो है वो 4 पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को अटैक करता है। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उन पे प्रोग्राम फाइल्स को, फिर सेकेंड पे वो जाता है फाइल डायरेक्टरी सिस्टम को जहाँ पे लोकेशन जितने कंप्यूटर फाइल्स की ट्रैक हो रही होती हैं। फिर आता है बूट और सिस्टम एरियाज को जहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, देन वो डेटा फाइल्स को करता है अटैक। वायरसेस वर्सेस वॉर्म। वायरस की हमने बात की कि वो एक सॉफ्टवेयर है। अब वॉर्म क्या है? वॉर्म बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि नेटवर्क कनेक्शंस के थ्रू स्प्रेड आउट होता है। ये वायरस की तरह नहीं होता, इसमें फिजिकल अटैच करने की जरूरत नहीं होती। वॉर्म टिपिकली एक्सप्लॉइट करते हैं सिक्योरिटी वीकनेस को, ये आपके कमज़ोर पहलू देखते हैं सिक्योरिटी के, देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को प्रोपोगेट करते हैं और होस्ट सिस्टम के अंदर वो वहाँ पे रहने लगते हैं और प्रोपोगेशन स्टार्ट कर देते हैं। वायरसेस वर्सेस बग। अब हमने बात की वॉर्म की कि वो प्रोग्राम था, उसमें हमने नेटवर्क कनेक्शंस के अकॉर्डिंग वो स्प्रेड आउट होता है। वायरस का हमने बात की कि वो तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के साथ इंटर हो जाता है, कोड लिखा जाता है, देन उसे रन किया जाता है, जब वो एक्टिवेट हो गया उसने हर चीज़ को हैक कर लिया। अब बग क्या है? बग बेसिकली इंटरनल माल फंक्शन होता है जी सॉफ्टवेयर का। ये अनइंटेंशनल फॉल्ट होती है प्रोग्राम के अंदर, इसमें इनकरेक्ट फंक्शनिंग हो रही होती है पर्टिकुलर प्रोसीजर्स प्रोग्राम के अंदर, इसमें इम्प्रॉपर एप्लीकेशन हो रही होती है प्रोग्रामिंग लॉजिक की। लाइक फ्री ट्रायल वर्जन हो गया सॉफ्टवेयर का, ये मुख्तलिफ लाइन पे अवेलेबल होता है। अब जो बीटा वर्जन होता है ना वो टेस्ट फुली लाइक बीटा वर्जन जो होता है वो नॉट टेस्टेड फुली, तो उसमें होता क्या है कि वो कंटेन करता है बग्स को जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं प्रोग्राम सिस्टम्स को। लाइक आप इसमें देखो तो इनकरेक्ट डेफिनेशन अगर फार्मूला के आप कर रहे हो उसे लिंक कर रहे हो, इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं आपको। वायरस जो है वो कम्प्लेक्स प्रोग्राम को कंटेन कराता है। अब हुआ क्या कि वर्चुअली जब कम्प्लेक्स प्रोग्राम आया तो उसने क्या किया, वो वायरस लेके आया। जैसे कि आप लोग कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हो ना, तो आपको एक सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि इट मे बी कंटेन वायरस, बग्स या वॉर्म्स, तो आपको इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी कम्प्लेक्स प्रोग्राम को ओके कर रहे होते हो, तो जिसके नतीजे में आपके पास आ जाता है वायरस।
بگ بیسیکلی وائرس اور بگ سارے آ جاتے ہیں. انکریکٹ انیڈیٹڈ ڈیٹا انٹری ہو رہی ہوتی ہے پروگرامنگ فالٹ کے اندر. لائک ہم اس میں دیکھیں جو پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ریموو کرتے ہو بگ کو سافٹ ویئر سے, تو وہ ڈی بگنگ کہلاتا ہے. وٹ از ڈی بگنگ کوشچن آ گیا. تو آپ کہو گے کہ دا پروسیس آف ریموونگ بگ فرام سافٹ ویئر از کالڈ ڈی بگنگ. وائرس جو ہے یہ ایکسٹرنل تھریٹ ہے جو کہ مال فنکشن نہیں کر پا رہا ہوتا سافٹ ویئر کے ساتھ, لیکن بگ جو ہے یہ کریٹ کرتا ہے سافٹ ویئر کے اندر رہتے ہوئے وائرس کو. لائک ہم دیکھیں تو بگ جو ہے وہ لائک اونر ہے, وہ کریٹ کر رہا ہے وائرس کو, اور وائرس دین آگے سے جا کے کام کرے گا. وائرسز اور وارمس کی اگر ہم بات کریں تو وہ انٹرنیٹ سے جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو نا فائل کمپیوٹر سے کسی ویب براؤزر سے آسانی سے ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں. So be careful جب آپ انسٹال کرتے ہو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو چیزیں. ایک اور میتھڈ جی انفیکشن کا آپ کے سامنے آتا ہے جس کے تھرو فائل آپ ریسیو کرتے ہو نا آن لائن سروسز کے تھرو, جیسے کہ کمپیوٹر بلٹن بورڈ سسٹم ہو گیا, لوکل ایریا نیٹ ورک کے اکارڈنگ ٹو وائرس ان پروگرامس کے اندر پایا جاتا ہے. فری سافٹ ویئر اب جیسے کہ آپ لوگ کرتے ہو نا کہ ڈاؤن لوڈ فری ایپ, کوئی بھی ایپ ہو گیا فری کی طرف جاؤ گے. اب ایسی ایپ جو ہوتی ہیں یا ایسے سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ نیٹ سے جب آپ ڈاؤن لوڈ کرو تو ان میں وائرس پایا جاتا ہے. پائریٹڈ سافٹ ویئر یعنی چیپر دین اوریجنل ورژن. گیم سافٹ ویئر وائڈ اپیل ہوتی ہے, ہائی چانسز ہوتے ہیں. ای میل اٹیچمنٹ کوئک اسپریڈ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی آپ ای میل پہ لنک آ جائے, آپ جیسے کلک کرتے ہو آپ کا پورا پروسیس ہیک ہو گیا. پورٹیبل ہارڈ اور فلیش ڈرائیو ہو گیا. امپلائیز کیا کرتے ہیں گھروں میں لے کے جاتے ہیں ڈسک تو وہ پرسنل پی سیز میں ایڈ کر ہوتے ہیں جہاں پہ انہیں کلین نہیں کیا جاتا, سوٹیبل اینٹی وائرس انسٹال نہیں ہوتا, تو وائرس ان کے کمپیوٹرز میں انٹر ہو جاتا ہے. ٹائپ آف وائرس دیکھیں تو آپ کے پاس آتا ہے جی بوٹ سیکٹر وائرس, اوور رائٹنگ وائرس, ڈراپر, ٹروجان بہت افیکٹو ہے, لائک بہت تیز گھومتا ہے. ہم اب دیکھتے ہیں بوٹ سیکٹر وائرس ہے کیا. بیسیکلی یہ کمپیوٹر کا حصہ ہے جو اسٹارٹ اپ پہ آتا ہے. اب بوٹ سیکٹر جو ہوتا ہے یہاں پہ انفیکٹ ہو جاتا ہے, لائک وائرس جو ہوتا ہے یہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے, وہ آپریٹنگ سسٹم اور اپلیکیشن سافٹ ویئر تک چلا جاتا ہے. اوور رائٹنگ وائرس نیم سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں اوور رائٹ جب آپ ہر پروگرام سافٹ ویئر فائل کو کر ہوتے ہو تو وہ خود بخود ہی وائرس کریٹ کر دیتی ہے. اب کبھی کبھار ہوتا ہے جب آپ کے کمپیوٹر پہ اینٹی وائرس لگا ہو نا, تو ہو کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ فائلز ہوتے ہیں جن پہ ورک کر رہے ہوتے ہو, آپ ایک ود پیسج آف ٹائم سڈنلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ ہو جاتی ہیں فائلز, وہ اوپن نہیں ہوتی, ورژن اویلیبل نہیں, تو وہ اسی وجہ سے ہو رہتا ہے کہ وہاں پہ اوور ریٹن وائرس کی زیادہ چانسز ہو گئے, تو اسے کمپیوٹر یا اسے اینٹی وائرس نے اسے ختم کر دیا. ڈراپر بیسیکلی یہ پروگرام ہے, وائرس نہیں ہے. اسے انسٹال کیا جاتا ہے جی پی سی پر جب آپ دوسرے فنکشنز کر رہے ہو تو. ٹروجان ہارس جو ہے یہ بیسیکلی ملیشیس پروگرام ہے جو ڈسگائز کرتا ہے, امبیڈڈ ہوتا ہے لیجیٹمیٹ سافٹ ویئر کے ساتھ. اب لائک اس میں آپ دیکھو تو کہ آپ کو یوزفل تو رہے گا, لائک انٹرسٹنگ تو ہوگا کہ آپ ایسے کہو گے کہ اتنا ہارم لیس ہے, بٹ یہاں پہ دیکھیں تو یہ انسسپیکٹنگ یوزرز کو الاؤ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکیوشن کے درمیان ایکچولی ہیلپفل رہے. لاجک بومب ہو گیا. ٹروجان ہارس جو ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ ٹریگر کرتا ہے مختلف ایونٹ کو, جیسے کہ ٹیسٹ کلین اپ ریچ کرے گا سرٹن لیول آف پرسنٹیج کو. ٹائم بومب یہ ٹریگر کر دے گا سرٹن ڈیٹ کو. وائرس اور ورم کنٹرول دو طریقے ہوتے ہیں جی, آپ پریونٹ کر سکتے ہو, ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو وائرس کو جو کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کو افیکٹ کر ہوتے ہیں. پہلے کیٹیگری میں آتا ہے کنٹرول, جسے ہم کہتے ہیں مینجمنٹ کنٹرول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ساؤنڈ پالیسیز اور پروسیجرز کو رکھتے ہو. دوسری کیٹیگری آپ کے پاس آتی ہے ٹیکنیکل کنٹرول. یہاں پہ ٹیکنیکل مینس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر آپ ایڈ کر ہوتے ہو جن کے لیے بینیفٹس ہوتے ہیں. مینجمنٹ پروسیجر کنٹرول کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے ایگزامپلس اگر دیکھیں نا تو بلڈ کیا جاتا ہے سسٹم اوریجنل بیس پر, کلین ماسٹر کاپیز رکھی جاتی ہیں, بوٹ کیا جاتا ہے جب اوریجنل ڈیسک کو آپ رائٹ کر رہے ہوتے ہو پروٹیکشن کے اکارڈنگ. یو ایس بی پورٹ جو ہوتا ہے وہ انیبل کر دیتا ہے ڈیوائس کو کہ وہ کبھی بھی یوز نہ ہو سکے وداؤٹ اسکیننگ. ٹھیک ہے. اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے وائرس ڈیفینیشنز کو. اسی طرح ہم وینڈرز رن ڈیمونسٹریشنز کو دیکھیں تو وہ پرسنل مشینز کے اکارڈنگ چل رہا ہوتا ہے.
स्कैन किया जाता है जब भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। इंश्योर ब्रिज कहते हैं जी, राउटर गेटवे अपडेट हो रहा होता है, ऑथेंटिक वे के अंदर लिखा जा रहा होता है, एक्सरसाइज किया जा रहा होता है जी अफेक्टिव बैकअप प्लान्स को, एजुकेट यूजर्स को किया जाता है कि वो किस तरह पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को लेके चले। टेक्निकल कंट्रोल के अंदर हम देखें तो इसमें आपके पास जी टेक्निकल मेथड बेसिकली प्रिवेंट करता है वायरसेस को कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट ना हो सकें। अब इसमें बूट वायरस प्रोटेक्शन यूज़ हो रहा होता है, जैसे कि बिल्ट इन हो गया, firmware बेस्ड वायरस प्रोटेक्शन हो गया, रिमोट बूटिंग हो गई, लोकल हार्ड ड्राइव हो गई, इसमें राइट प्रोटेक्टेड टैब्स हो गई, इंश्योर सिक्योर प्रोटोकॉल्स हो गए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।